नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। उसमें हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के बीच डिफरेंसेस भी देखे थे। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि आपको आज के लेक्चर में क्लैरिटी आ सके। हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग पर, जिसका मेन फोकस ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर रहेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। नेचुरल फार्मिंग एक इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच है जिसको 1975 में एक जापानीज फार्मर मासानोबु फुकुओका ने अपनी बुक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था। इस फार्मिंग मेथड को डू नथिंग फार्मिंग भी बोलते हैं। इस मेथड में डू नथिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरह के मैन्युफैक्चर्ड इनपुट्स या इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं होगा। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हर फार्म एरिया की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के साथ काम किया जा सके और वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फूड क्रॉप्स के साथ अच्छे से एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर पाए। फुकुओका ने क्लेम किया था कि ये नेचुरल फार्मिंग की अप्रोच वाटर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाती है। नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स की बात करें तो फुकुओका ने कुछ प्रिंसिपल्स लिए थे और उसी के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग पे एक और जापानीज़ फार्मर थे, उन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। तो फुकुओका के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टिलेज नहीं होनी चाहिए, कोई फर्टिलाइज़र का पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिंग या प्रूनिंग नहीं होनी चाहिए। सीड जर्मिनेशन सरफेस पर होना चाहिए, मतलब कोई टिलेज नहीं होगा उसमें। और स्पाइडर्स का यूज़ करना चाहिए ताकि पता चल सके कि हाँ वहाँ कितनी सस्टेनेबिलिटी है। वैसे ही कावागुची के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फील्ड में प्लाउइंग नहीं होनी चाहिए, वीड्स और इंसेक्ट एनिमीज़ नहीं हैं तो उनके साथ काम करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं होंगे और लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर उसी के अकॉर्डिंग फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नो टिल या ज़ीरो टिल की बात करते हैं। नो टिल या ज़ीरो टिल फार्मिंग का मतलब होता है कि सॉइल को डिस्टर्ब ना किया जाए। टिलेज की वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़राब होती है, न्यूट्रिएंट फ्लो डिस्टर्ब होता है और ऑर्गेनिक मैटर कम फॉर्म होता है। ज़्यादा टिलेज करने से एरेशन बढ़ता है, जिससे सॉइल में माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट कम होता है। टिलेज की वजह से अपरूटिंग होती है सॉइल में, जिसकी वजह से राइजोबियम या म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फर्दर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता। नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि फर्टिलिटी फार्मिंग, नेटिव अमेरिकन फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऋषि खेती और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। 1951 में न्यूमन टर्नर ने फर्टिलिटी फार्मिंग का प्रचार किया था। इस सिस्टम में कवर क्रॉप्स का यूज़ होता है, टिलेज नहीं होता, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होते, कोई पेस्टिसाइड, वीडिंग नहीं होती, कंपोस्टिंग नहीं होती। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का भी नेचुरल मेथड्स अडॉप्ट किए थे। जापानीज फिलोसोफर मोकिची ओकाडो ने नो फर्टिलाइज़र फार्मिंग सिस्टम को एडवोकेट किया था। इंडिया में मासुनाबु फिकाको की नेचुरल फार्मिंग को ऋषि खेती कहते की तरह प्रैक्टिस किया है और इसके प्रैक्टिशनर प्रताप अग्रवाल है। इसमें उन्होंने काउ प्रोडक्ट्स का यूज़ किया, फर्टिलाइज़र को अवॉइड किया और उससे हाई क्वालिटी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ऑब्टेन किया। ये मेथड मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के फार्मर्स प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में ज़ीरो बजट का मतलब है कि इस तरह की फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ की जाएँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ज़ीरो हो। अब क्योंकि इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मेनली इनपुट यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, तो वो डेट ट्रैप में आ जाते हैं। इसकी वजह से फार्मर सुसाइड भी बढ़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए नेचुरल फार्मिंग जो है या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इंडिया में नेचुरल फार्मिंग इंडियन एग्रीकल्चरलिस्ट सुभाष पालेकर ने इस टेक्निक पर काफ़ी रिसर्च किया है और उन्होंने इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। इस मेथड में मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग और काउ डंग यूज़ किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बायो कंट्रोल का यूज़ किया जाता है।
इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं: जीव मित्र, बीज मित्र, मल्चिंग और वाफसा। जीव मित्र की अगर हम बात करें तो ये एक फर्मेंटेड मिक्सचर है काऊ डंग, यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर, वाटर और सॉइल का। ये जो मिक्सचर है ये सॉइल को सिग्निफिकेंट अमाउंट में माइक्रोब सप्लाई करता है जो नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराते हैं। दूसरा है बीज मित्र जो सीड ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन है। ये एक मिक्सचर है काऊ डंग, यूरिन, वाटर, सॉइल और लाइम का। थर्ड मल्चिंग, जिसका मतलब होता है कि सॉइल को ड्राइड लीफ से कवर किया जा सके ताकि सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व किया जा सके और टेम्परेचर को माइक्रोबियल एक्टिविटी की रेंज में रखा जा सके। नेक्स्ट है वाफासा या फील्ड को वाटर अवेलेबल कराना ताकि मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन रह सके। इस फार्मिंग के अगर हम बेनिफिट्स देखें तो ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली और काफ़ी इकोनॉमिकल है। फार्मर्स की कॉस्ट रिड्यूस होती है क्योंकि एक्सटर्नल इनपुट्स एलिमिनेट होते हैं। काऊ डंग के यूज़ से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में कन्वेंशनल फार्मिंग के अकॉर्डिंग 10% वाटर और 10% सॉइल और 10% इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्रॉप की अडेप्टेबिलिटी पोटेंशियल उसका बढ़ता है। अगर हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो भारत सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रावधान दिए हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक जर्मन फर्म के साथ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड एक MOU भी साइन किया। आंध्र प्रदेश में इसको अपनाने से काफ़ी बेनिफिट हुआ पैडी फार्मर्स को, जिन्होंने इरिगेशन साइकिल का टाइम इंटरवल को बढ़ाया और उससे अराउंड उनको 1400 से 3500 क्यूबिक मीटर वाटर पर एकड़ सेव हो पाया। इस तरह नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को धीरे धीरे और स्टेट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करने वालों को 15,000 फार्मर्स जो कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेशन देने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो इसी तरह से जैसे जैसे इसका सक्सेस मॉडल सामने आएंगे वैसे वैसे अडाप्टेशन का रेट भी बढ़ेगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की जानकारी उनको मिलती रहे। नमस्कार।